Hello everyone, I am Dolly Sharma. Welcome to my YouTube channel TSC The Science Classes. आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्लास 8 पढ़ेंगे एंड चैप्टर नेम है सम नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जो हमारे नेचर में कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। जैसे कि आपने इससे पहले 7th क्लास में विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे जो साइक्लोन होता था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ डैमेज होता था टू द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने ये भी यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट आर सेल्स फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना टू सम एक्सटेंट। और किस तरीके से, किन किन तरीके से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना, ये भी हमने देखा होगा। तो इस चैप्टर में आज हम इसी तरह के कुछ नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम इस वाले चैप्टर में जो सम नेचुरल फिनोमिना है, इस चैप्टर में हम बेसिकली दो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में पढ़ेंगे, और वो है हमारे पास लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। ठीक है, तो जो लाइटनिंग है और जो अर्थक्वेक है, ये हमारे दो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं। यानी ये ऐसे नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं जिनकी वजह से भी कुछ डिस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कुछ ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, डिस्टर्ब या डिस्ट्रक्ट हो जाती है। ठीक है, साथ ही हम इस चैप्टर में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम किन किन स्टेप्स का यूज़ करके, किन किन तरीक़ों से हम इन डिस्ट्रक्शन से ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या इनसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिनोमिना, जो फर्स्ट नेचुरल फिनोमिना है, वो हमारे पास है लाइटनिंग। ठीक है, तो देखिए लाइटनिंग क्या होती है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जो वायर्स होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं, और जो इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं बाहर रोड पर, जो आपके घर के बाहर या रोड पर जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं, उनके ऊपर वायर्स काफ़ी ज़्यादा कई बार लूज़ हो जाती है, तो वहाँ स्पार्किंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, या फिर ये जो फिनोमिना, ये स्पार्किंग है, ये कैसे होती है? ये होती है, जो वायर होती है ना, वो शेक हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, या फिर क्या हो जाता है कि जो विंड होती है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ब्लो कर रही होती है, हवा बहुत तेज़ी से चल रही होती है। ठीक है, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कई बार जो प्लग होता है वो लूज़ हो जाता है सॉकेट में, तो तब भी स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्पार्किंग सी आनी शुरू हो जाती है। तो जो लाइटनिंग होती है वो भी एक तरह की क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ही होती है। जो लाइटनिंग होती है वो क्या होती है, वो भी हमारे पास एक तरह की क्या होती है, हमारे पास जो लाइटनिंग होती है वो भी एक तरह की क्या होती है, स्पार्क होती है। बट जो लाइटनिंग जो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क हम कह रहे हैं इसको, ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज स्केल पे होती है। मतलब कि ये जो स्पार्क है, जो ये इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बिजली जो कड़कती है एट द टाइम ऑफ, जो हमारा तूफान आया होता है, कई बार बारिश आने वाली होती है, तो बारिश के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज बिजली जो कड़कती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, लाइटनिंग होती है। ठीक है, अब आपने काफ़ी टाइम पहले ये बोल रहे कि जो एंशियंट टाइम था, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, कि काफ़ी टाइम पहले जो लोग थे उनको इन स्पार्क्स का कारण नहीं समझ में आता था, उनको नहीं पता था इनके बारे में। दे वर देयरफॉर अफ्रेड फॉर लाइटनिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग देम। वो पहले के टाइम पे लोग ये सोचते थे कि अगर स्पार्क हो रही है, मतलब अगर लाइटनिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो गॉड्स, जो भगवान है, वो विजिट कर रहे हैं, वो आए हैं। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कोज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। लेकिन अब हमें समझ आ गया कि ऐसा नहीं है, ये पहले मिथ थे। ठीक है, जो लाइटनिंग होती है वो एक तरह से क्या होता है कि जो बादल होते हैं उनके ऊपर चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्या होते हैं कि जो हमारे पास क्या होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं, उनके ऊपर चार्जेस का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन, यानी चार्ज क्लाउड्स के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, और जिनकी वजह से लाइटनिंग होती है। नाउ अब हमें लाइटनिंग से इतना डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो स्टार्ट जो अब पढ़ते हैं कि चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होती है, चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है वो क्यों, कैसे, ये सब कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, आपने कभी देखा होगा कि जब भी हम कोई पॉलिस्टर या वूलन के क्लॉथ डालते हैं,
ठीक है। और जैसे ही हम उनको पुट ऑफ करते हैं क्लोथ्स को, तो हमारे जो हेयर्स हैं वो एंड्स पे खड़े हो जाते हैं, एकदम से हमारे हाथों पे कुछ स्पार्क्स आने शुरू हो जाता है ना, एक क्रैकलिंग साउंड हमें सुनना शुरू हो जाती है जब भी हम कोई वूलन के क्लोथ को पुट ऑफ करते हैं। मतलब हम निकालते हैं अगर हम, ठीक है, वूलन के क्लोथ को या पॉलिस्टर के क्लोथ को, तो हमारे जो हेयर्स हैं उसमें से कोई स्पार्क सी ऐसी मतलब क्रैकलिंग साउंड सी सुनाई देती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि चार्जेस की वजह से। एक एशियन ग्रीक था, वहाँ पर स्टडी किया गया था 600 BC में कि जब एम्बर को रब किया जाता था विद द फर, ठीक है, फर मतलब कि जो ये हमारा एम्बर होता है, एम्बर एक काइंड ऑफ रेजिन होता है जो ट्रीज से हमें मिलता है, ठीक है। तो जब उसको रब किया जाता है फर के साथ, तो वो भी चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट, उसने देखा कि जो लाइटनिंग होती है और जो हमारे क्लोथ से स्पार्क आती है, ये असेंशली थोड़ा बहुत ये क्या है, सेम ही फिनोमिना है, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे डिस्कस किया गया, और डिस्कस करने के बाद इसको स्टडी किया गया, फिर डिस्कस किया गया, तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले देखिए कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक तरह से किसी भी बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। कि जो चार्जेस होती हैं ये हमारे पास बॉडी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से वो फोर्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी भी एक वूलन क्लॉथ लीजिए और एक बैलून लीजिए, ठीक है, एयर बैलून को जब आप वूलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो उस बैलून को अब आप कहाँ लेकर जाइए, वॉल के पास लेकर जाइए। आप देखेंगे कि जो बैलून होता है वो वॉल पे एकदम से चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। वो किसकी वजह से हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज की वजह से। अब ये कैसे हुआ कि जब आपने बैलून को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया तो कुछ जो चार्ज है, यानी कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो गए हमारे पास, ठीक है, बैलून के ऊपर। जैसे बैलून एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है, मतलब चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है एकदम से। तो बैलून पहले उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे आपने उसको वूलन क्लॉथ के साथ रब किया तो उसके ऊपर एक चार्ज आ गया, और जैसे ही इस बैलून को वॉल के पास लेकर गए तो उन अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस होने की वजह से, ठीक है, बैलून और वॉल के ऊपर, तो वो स्टिक हो गए आपस में, यानी वॉल जो है वो बैलून के साथ क्या हो गया, स्टिक हो गया, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? चार्जेस की वजह से। चार्जेस बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। एक हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और एक हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो अनलाइक चार्जेस है, यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तभी जो बैलून है और बॉल है उन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज था। एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, ठीक है, अट्रैक्ट किया। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव एंड नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस अगर आ जाए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वो आपस में हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है, दे आर रिपेल ईच अदर, ठीक है। अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो चार्जेस हमने पढ़ा कि क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। साथ ही साथ हमारे पास चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जब आपने बैलून को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया था और वो जो बैलून है वो वॉल के साथ क्या हो गया, एकदम से स्टिक हो गया। जो बैलून है वो वॉल के साथ स्टिक हो गया आफ्टर रबिंग विद वूलन क्लॉथ। क्या हुआ, इसमें एक फोर्स लगा। कैसे फोर्स लगा कि जो बैलून जब चार्ज हो गया तो जब बैलून को वॉल के पास हम लेकर गए, हमने इसको टच नहीं किया, वॉल के पास लेकर गए, तो बैलून और वॉल के ऊपर अपोजिट चार्ज आ गया, और उन अपोजिट चार्जेस ने आपस में एक फोर्स लगाया, और उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज इट क्लियर? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो अभी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हम जो चार्जिंग बाय रबिंग है इसके अंदर यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बैलून का,
कि एयर बैलून को आप वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल है जिससे हम चार्जेस के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब एक हमारे पास ऐसे ही एग्जांपल है, वो क्या एग्जांपल है कि जैसे कोई प्लास्टिक की जो रिफ़िल होती है, अगर उसको पॉलीथीन के साथ रब किया जाता है तो फिर प्लास्टिक रिफ़िल पे भी कुछ चार्ज आ जाता है। उसी तरीके से आपने बिल्कुल कॉमनेस्ट एग्जांपल जो आपने खुद भी करके देखा होगा कि जो प्लास्टिक का कोम को लीजिए और उसको अपने ड्राई हेयर के साथ रब कीजिए। आप देखेंगे कि जब जो प्लास्टिक कोम को आपने रब किया था ड्राई हेयर के साथ, अब उस प्लास्टिक कोम को आप छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर के पास लेकर जाइए। जैसे आप उस प्लास्टिक कोम को पीसीज ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हैं तो वो उन छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो प्लास्टिक कोम को जब आपने ड्राई हेयर के साथ रब किया तो जो प्लास्टिक कोम है वो चार्ज हो गया। उस चार्ज बॉडी को जब आप छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर गए तो वहाँ पर उस पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर भी एक अपोजिट चार्ज आ गया जो प्लास्टिक कोम के ऊपर चार्ज था। मान लो अगर प्लास्टिक कोम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पेपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये चार्ज ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से अब अपोजिट चार्ज हो जाने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया? अट्रैक्ट किया। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरीके से हम रबिंग करके दो ऑब्जेक्ट की आपस में उन ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब साथ में देखिए, अब टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, की चार्जेस कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि अभी आपने क्या किया कि पॉलीथीन को आपने रब किया, किसके साथ? आपने पॉलीथीन को हमने रिफिल के साथ रब किया था, तो जो चार्ज रिफिल है, अगर वो जो चार्ज रिफिल आपका पास क्या हो गया? ये चार्ज हो गया रिफिल जो पॉलीथीन के साथ रब किया। अगर एक और अनदर चार्ज रिफिल को मैं लेकर आऊँगी तो जो चार्ज रिफिल है एक अनदर चार्ज रिफिल को रिपेल करेगा, क्योंकि रिफिल दोनों रिफिल है, दोनों रिफिल को अलग अलग पॉलीथीन के साथ रब किया, ठीक है, तो है तो रिफिल ही ना, ठीक है। तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज आया, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बैलून को जब आपने रब किया था, किसके साथ रब किया था? वुलन क्लॉथ के साथ रब किया था, तो हम एक और बैलून लेते हैं, उसको भी हम वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं। अब दोनों बैलून को जब हम पास में लेकर आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, लेकिन अगर बैलून को वॉल के पास, दीवार के पास लेकर जाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वॉल और बैलून के ऊपर अपोजिट चार्ज था, ठीक है, अनलाइक चार्जेस है इसलिए उन्होंने अट्रैक्ट किया। लेकिन अगर एक चार्ज बैलून और एक चार्ज बैलून को पास में लेकर आओगे तो वो रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि जो हमारे पास क्या होता है, क्यों करेगा? क्योंकि उनके ऊपर लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, वो हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब बात आती है कि भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि भी जो चार्जेस है विच इज़ एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड व्हेन इट इज़ रब्ड विद द सिल्क इज पॉजिटिव। मतलब कि एक एग्जांपल है कि ग्लास रोड को, जो एक ग्लास की बनी हुई रोड होती है, ठीक है, उसको अगर हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो दो तरह के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ये कैसे? पहले के टाइम में हमने ये कन्वेंशनली माना था कि बाय कन्वेंशन की ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन बाद में फिर इसको ठीक किया गया, बाद में बोला गया नहीं, इसके पर्टिकुलर रीज़न होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बॉडीज़ के ऊपर क्यों आता है। ये इसीलिए आता है क्योंकि इसके अंदर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। इसका रीज़न होता है कि चार्ज क्यों आता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से निकलते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन जो गेन कर लेता है उस बॉडी के ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है विच आर जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो आते हैं, ठीक है, जब रबिंग करते हैं दो बॉडीज़ के और उनके ऊपर चार्जेस आते हैं तो वो स्टैटिक होते हैं। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, ये अपने आप मूव नहीं करते। When charges move they constituent an electric current, जब चार्ज कंटिन्यूसली मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट आता है। लेकिन इस चैप्टर में जब हमने देखा कि जब बैलून को रब किया वुलन क्लॉथ के ऊपर तो चार्जेस आया, हाँ, थोड़ा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके वो दोबारा जो चार्ज थे यानी जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो स्टैटिक हो गए। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आप इसके बारे में बहुत डीप में 9th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इन चार्जेस को कंटिन्यूसली मूव कराऊंगी तो यहाँ पे चार्जेस मोशन में है तो यहाँ पे करंट आएगा। लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो चार्जेस है वो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रहे हैं, वो स्टैटिक है। जब रबिंग करते हैं तो चार्ज रबिंग होने के बाद वो स्टैटिक हो जाते हैं, रेस्ट पे हो जाते हैं,
ठीक है, तो वहाँ पे करंट नहीं आता, वहाँ हल्की सी एक स्पार्क, थोड़ी क्रैकलिंग मतलब स्पार्क या अट्रैक्शन आ जाती है। क्लियर? तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो इससे बाद वाली वीडियो होगी उसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो होगा इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो आई होप आज जो हमने पढ़ा, चार्ज क्या होते हैं, चार्जिंग कैसे होती है, चार्जिंग बाय रबिंग हमने पढ़ा, कुछ एग्जाम्पल पढ़े, बैलून का पढ़ा, ग्लास रोड का पढ़ा, ठीक है, हमने जो रिफिल होता है उसका पढ़ा, प्लास्टिक जो रिफिल है उसको पॉलीथीन के साथ रब करते हैं। तो आई होप कि आपको इन सब के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।